Hello, friends, warm welcome in this series of understanding how to do and understand जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन को हम कैसे समझें ताकि वो हमारे एग्जाम में सहायक हो। जो सोर्स है वो आज का एक प्रीमियर न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस। ऐसा कोई और सोर्स भी हो सकता है क्योंकि ये औरों से ज़्यादा बेहतर और औरों से ज़्यादा ब्रॉड है और औरों से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड भी है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस सो दैट आप जो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तरफ अपना ध्यान दे सकें। हमारी सोचने की जो कोशिश है वो यह है कि हम जान सकें कि जनरल स्टडीज सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे हम न्यूज़पेपर से समझें। उसके बिना हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, सेल्फ स्टडी करना है और आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली वी आर रनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल मेंटोरशिप एंड पर्सनल ट्रेनिंग। बिकॉज एग्जाम टफ है, दैट इज वाई आपको अपने जीतने पर नहीं होना चाहिए कोई शक। सो यू पुट योर बेस्ट एंड अंडरस्टैंड। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर सुनना, समझना और उसके नोट्स बनाना साथ साथ में बहुत मुश्किल काम है, पर जितना आपसे हो सके उतनी देर आप देख लीजिए ताकि आपके लिए वो एक बैरोमीटर है कि मान लो पीटी देंगे आप या मान लो आप मेंस देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पेपर क्यों नहीं निकल रहा है। निकलेगा तो है ही नहीं जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। तो लेवल है, कोशिश है, कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाइए और पेपर को इस तरीके से देखिए कि आप उसको सोच समझकर तार्किक रेशनैलिटी के साथ समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पेज हमें बता रहा है बॉयलर इंडिया के बारे में। बॉयलर इंडिया, सो बॉयलर एक तरीके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके माइंड में आता है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके हिसाब से बॉयलर्स का रोल क्या है। बॉयलर्स फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं कि बॉयलर पावर जनरेशन में आते हैं, केमिकल में आते हैं, टेक्सटाइल्स में आते हैं, राइस में आते हैं, स्टील, शुगर, पल्प एंड पेपर, रिफाइनरीज, फूड प्रोसेसिंग, डिस्टिलरीज, सो एंड सो ऑन। तो ये जो लेसर नोन कीवर्ड्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, डिस्टिलरीज हो गया, शुगर एंड पेपर एंड पल्प हो गया, राइस एंड सीमेंट हो गया, ये आपको वैसे भी टिप्स पे आपके होने चाहिए क्योंकि ये शो करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कितनी राइज कर रही है। और जो हमारी बॉयलर इंडस्ट्री है वो अगर राइज कर रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट भी राइज कर रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी राइज कर रहा है। फिर आपको कुछ लेसर नोन कंपनीज के नाम भी पता होने चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अडानी, अंबानी, जेएसडब्ल्यू, टाटाज and so on. You must be knowing regional groups also. You must know those core groups which are actually supporting from the grassroots level. पूरे इंडिया के इंडस्ट्रियल टेक्निकल लेसर नोन ग्रुप्स अगर आपको पता है, आपके राज्य के ग्रुप्स आपको पता है, आपके शहर की चीजें आपको पता है, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके गांव की चीजें आपको पता है, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर यू टू गेट सक्सेस। अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवरीबॉडी नो, यू हैव टू नो मोर, तभी कटिंग एज आएगी। जब हम बात करते हैं देश के वीर जवानों की और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने की तो हमें याद आती है मेजर हरभजन सिंह और नायब सूबेदार राघव प्रसाद पांडे जी। उनको हमारा हार्दिक नमन, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। सो आपको ही पता होना चाहिए कि नाथुला, ऑपरेशन नाथुला 1967, आखिर उसमें क्या हुआ था और वो क्या था। फिर आप ऑफ रिपीटेड करगिल वॉर, 1971 वॉर, या सिर्फ इंडिया चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, उसको ना होते हुए आप कुछ नया भी और कुछ अलग भी बता पाएंगे एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, उसका क्या रोल हो सकता है, क्या उसका स्टेटस है, ये भी अगर आप जाने तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स, मेंस या फिर ऑब्वियसली इंटरव्यू के अंदर भी आपको एग्जांपल देना चाहें, अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है तो आपको फर्क पड़ेगा। When we talk about the main newspaper, what is coming over here? So जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इंडिया और मिडिल ईस्ट की टाइज की जब बात होती है तो सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ हमारी शेयर्ड ग्रोथ की बात है, सिक्योरिटी की बात है, स्टेबिलिटी की बात है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज अ वेरी गुड इन्वेस्टर एंड इंडिया वांट्स टू हैव इन्वेस्टमेंट सो दैट इट कैन ग्रो फास्टर। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो सऊदी अरेबिया इन पावर एंड इन अदर सेक्टर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो बहुत मदद कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या मल्टीलेटरल एक्सपोजर जो है
हमारा मल्टीलेटरल यानी बहुआयामी जो हमारा एक्सपोजर है, हाउ इट इज लिंक्ड विद गवर्नेंस, सप्लाई चेन्स एंड आवर ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी। सो अभी हमने बात की थी आईपीईएफ की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, जो कि यूनाइटेड स्टेट लेड एक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर इंडिया ने 4 पिलर्स में से एक पिलर को छोड़ दिया, जो पिलर था ट्रेड पिलर। अब ट्रेड पिलर को क्यों छोड़ा, उसके कारण है क्योंकि हम मल्टीलेटरल ट्रेड पैक से दूर होना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड पैक का जिससे इंडिया दूर रहा हो? यस, you must think of and you must get the right answer, that is RCEP in the recent times. So India is sticking to the bilateral deals. क्यों bilateral deal पे stick कर रहा है? Because it want to build on early harvest scheme with those countries. ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का दिया, विद यूके वी आर हैविंग बायलैटरल एग्रीमेंट। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हम स्पेशलाइज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि अगर कोई मोटरसाइकिल है तो उसका पहिया कहीं और बन रहा है तो उसका फ्यूज और उसका स्टार्टर कहाँ बनना चाहिए। अगर मोबाइल फोन यहाँ बन रहा है तो उसका इंटीग्रेटेड चिप का कोई एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, प्रोसेसर कहाँ होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्पेशलाइज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन अरेंजमेंट। उसके अंदर जरूरत होती है रेयर अर्थ मेटल्स की। इसीलिए इंडिया वांट्स टू टैकल दीज थिंग्स एंड ऑब्वियसली इंडिया वांट टू आल्सो फोकस ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स लाइक टैकलिंग क्रिप्टो करेंसीज। हम आज क्रिप्टो करेंसी की भी बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट certain ideas with respect to RBI, economics and so on. So India is growing, economy is growing, but not at such a pace like the way it was in pre-pandemic times. So हमारा एक्सपोर्ट तो ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट अगर एक चार्ट आप ध्यान से देखेंगे, टोटल टेक्सटाइल अप्रैल इंपोर्ट्स ऑफ यूएस ने जो इंपोर्ट किया तो उसमें वर्ल्ड का टोटल दिखाया हुआ है, फिर चाइना है, फिर वियतनाम है, फिर इंडिया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिया वियतनाम से पीछे है और इंडिया बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया से आगे है। तो मतलब बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन ऐसा कोई बहुत स्पेक्टेकुलर ग्रोथ भी नहीं दिखती है। एक और केस स्टडी अगर मैं आपको बताऊं, और मेंस के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने की बात है कि ऑनलाइन बेटिंग साइट्स, ऑनलाइन गेमिंग साइट्स बढ़ रही हैं। आप देखते हैं फेयर प्ले करके आ जाओ, अपनी टीम बनाओ और फिर एक बार वित्तीय जोखिम से भरा है। तो ये क्या है? इट इज एक्चुअली बेटिंग, सट्टा बाजार है वो। कौन जीतेगा, अपनी टीम बनाओ, कौन हारेगा उस पर पैसा लगाते हो, रमी खेलने के एड्स आते हैं। और मान लीजिए मेरी बात, ये रूरल एरिया तक पेनिट्रेट कर चुका है इसमें भी। लेकिन इसके पीछे भी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो दैट इज ऑफ सच कंपनीज और सच ग्रुप्स जो कि अपनी अपनी कंट्रीज में बैन भी हैं, और वो सरोगेट एड्स के थ्रू। सरोगेट एड क्या होता है? सरोगेट एड होता है दैट मीन्स आई वांट टू प्रमोट सिगरेट बट आई विल नॉट टॉक अबाउट सिगरेट, आई विल टॉक अबाउट सिगरेट्स ब्रांड, बट मे बी आई विल प्रमोट ए कॉपी। जैसे विमल पान मसाला प्रमोट नहीं करूंगा, मैं विमल इलायची प्रमोट करूंगा, लेकिन मैं इलायची की बात करूंगा, आपको सुनाई क्या देगा? पान मसाला। दैट इज कॉल्ड सरोगेट एड। इसके लिए जो है आपका नेशनल कंज्यूमर फोरम, उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जो है सरोगेट एड्स के लिए प्रोहिबिटेड है, बल्कि प्रोटेक्शन है इसके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज देयर ऑफ सरोगेट एड्स, कि आप नहीं कर सकते ऐसा। देयर हैड बीन अमेंडमेंट्स इन द रिसेंट टाइम, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के जो है वो बैन हो चुका है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। देयर इज यू कैन से देयर इज अ रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो जिसे कहना चाहिए बॉडी, और साथ में एडवर्टाइजमेंट कोड की बात आती है, केबल टेलीविजन नेटवर्क की बात आती है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की बात आती है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि भाई हम इसमें क्या करें, इसमें सरकार को रोल प्ले करना है, इसमें जुडिशरी को रोल प्ले नहीं करना है, इट इज नॉट आवर रोल। सो द पॉइंट इज दैट इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी मार्केट फॉर सच थिंग्स एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि इसमें आईपीएस का भी रोल आएगा, कल को चल के आईएएस का भी रोल आएगा, और सरकार का रोल, प्रशासन का रोल तो है ही है। तो इसीलिए भी सिविल सर्विसेज बहुत ही डायनामिक और चैलेंजिंग जॉब है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन साथ में मैं आपको पॉजिटिव न्यूज भी बता दूं कि अगर आपके अंदर जहां चाह है वहां रहा है। एक हियरिंग इम्पेयर्ड टीन, जो कि एक बालक, एक ऐसे जो टीन एज ग्रुप के एक IIT जेई एस्पिरेंट, जिनको 9 वर्ष की उम्र से सुनने में भी तकलीफ थी, उन्होंने जो है 26 रैंक लाकर, नॉर्मल कैटेगरी में रैंक लाकर ये प्रूव किया कि मैं भी औरों के जैसा ही हूँ, और मेरे जैसे जो और लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस, it is called confidence, and that is, I believe, somewhere is required in civil services also. When we talk about the ethics case studies, then there are wonderful case studies which come through newspapers. जैसे आज के पेपर में एक आईपीएस ऑफिसर
तेजस्वी सातपुते का एग्जाम्पल है, शी इज अ रोल मॉडल। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया शोलापुर मॉडल। शोलापुर मॉडल में हो क्या रहा है, इलीगल हुच यानी इलीगल और लिक्विड कंट्री मेड दारू जहां बनती थी, बनाने वाले बंजारा कम्युनिटी के लोग जो तीन तीन चार चार भट्टी चलाते थे, हर परिवार को हर रोज का कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए अगर मान लो कमा रहे हैं वो, तो ऐसे करके उनका काम चल रहा था। लेकिन ना वो पढ़ाई होगी, ना सोशल कोड कंडक्ट होगा, तो पुलिस इसमें क्या करे। हर 3 महीने 4 महीने में पुलिस रेड मारती थी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो शी हैड बीन अ रोल मॉडल ऑफिसर। उन्होंने इस चीज को पूरा रिसर्च किया, पूरा स्टडी किया। उन्होंने देखा कि भट्टी जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है, जो हार्ट बने हुए हैं, जिसको आप कहोगे हार्ट भट्टी, जहाँ पर हो रहा था, उसको 72 आवर्स की साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग की, 72 घंटे में बनता है वो। तो हर 3 दिन में यानी रेड मारनी पड़ेगी। जब हर 3 दिन में लगातार पुलिस ने कई महीने रेड मारी, तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, जो लोकल पीपल थे, उन्हें नेगोशिएशन करना पड़ा। पहले नेगोशिएशन, डिस्कशन, सेमिनार, बातचीत हुई, सीनियर सिटीजन्स थे, लेडीज थी, लेकिन उसमें फिर भी मर्द नहीं आए, यानी सो आई मीन टू से मेल्स नहीं आए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी बात करनी शुरू की। ये सारा का सारा हुआ तेजस्वी सतपुते के अंदर ऑपरेशन परिवर्तन के दौरान। सो परिवर्तन, देखो नाम रखा ऑपरेशन परिवर्तन। उनको इन्होंने इस कम्युनिटी को, जो कि अधिकतर बंजारा कम्युनिटी थी, जब उन्होंने कहा कि हम तो नोमैडिक हैं, हम तो डी नोटिफाइड हैं, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, तो पुलिस महकमे ने उनको उनका वजूद, उनकी अस्मिता, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट याद दिलाया। आज की डेट में कोई जो है सीविंग मशीन दर्जी का काम करेगा, कोई कार मैकेनिक बनेगा, कोई पेंटर बनेगा, कोई हलवाई का काम करेगा, और इस तरह से पूरी कम्युनिटी जो है कंस्ट्रक्टिव और सोशली पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज हुई। उसमें जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी रोल प्ले किया, और साथ साथ में जो है ये मॉडल को पूरे इंडिया में भी अप्लाई करने की बात हुई। लेकिन आप देखिए, पहले सिर्फ पुलिसिंग काम नहीं आई, पहले काम आई सेंसिटिविटी, पहले काम आई सॉफ्ट पुलिसिंग, फिर काम आई काउंसलिंग, और उसके बाद पुलिस ने ही जो है उन लोगों को लोन भी दिलवाया। उन लोगों के लिए पुलिस जो है वो एक कोलेट्रल की तरह खड़ी हुई और बताया कि हम आपके साथ हैं। तो इसे कहते हैं भारत में परिवर्तन का दौर, इसे कहते हैं एक इफेक्टिव केस स्टडी, इसे कहते हैं मोटिवेशन। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स का भी यूज करेंगे और बताएंगे, यस आई ऑल्सो वांट टू मोटिवेट एंड जॉइन सिविल सर्विसेज, तो आई डोंट थिंक सो दैट एग्जामिनेशन या फिर कल इंटरव्यू में भी आपको जेन्युइन नहीं माना जाएगा, आपके ऑथेंटिसिटी पे विश्वास किया जाएगा। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, जो मैं पहले बात कर रहा था कि क्योंकि हमारा समय के साथ हमारा जो वर्ल्ड में ट्रेड में शेयर है वो ऐसा बढ़ नहीं रहा है, यूएस मार्केट में भी शेयर थोड़ा सा कम हुआ है। तो डिस्टिंक्शन इसीलिए है आईपीएफ में और ऐसी किसी बॉडी में, जैसे कि आरसीईपी में कहूँ, तो आईपीएफ के अंदर अलग अलग मौका है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। वो ट्रेड पैक्ट नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल पिलर्स हैं। तो इसलिए हमने बाकी पिलर तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन एक पिलर हमने छोड़ दिया। आपसे अगर कोई पूछता है कि आईपीएफ लॉन्च कब हुआ भाई, तो आईपीएफ लॉन्च हुआ क्वेड समिट टोक्यो में, और ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक पहल है। ये एक तरीके से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नए रूप को लेके आना है। सो चारों एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला, जो ट्रेड का पिलर है वो हमने ज्वाइन नहीं किया है। तो पॉइंट is that IPF is not having the issues of tariff reduction और reciprocal commitment। इंडिया जो है वो इस अरेंजमेंट, इस एग्रीमेंट का पार्ट है, ताकि वो अपने, जैसे मैंने कहा, ग्लोबल वैल्यू चेन और अपनी जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस और अपने अपने बाकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा कर सके। तो आपको हर चीज को बहुत ही ज्यादा सहजता के साथ और कीवर्ड्स के साथ देखना है, सिंप्लिसिटी के साथ देखना है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी वेरी difficult to convey your message. Your message should be conveyed very crystal clear and not in a very very vague manner. So let's move forward. अगर आपसे दिल्ली में कोई बात करता है कि भाई बंगाली मार्केट गए हो, आप नहीं गए, बंगाली स्वीट्स नाम सुना है, हाँ जी सुना है, नातू स्वीट सुना है, हाँ जी सुना है, तो आपको भी अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे का सबसे फेमस स्वीट शॉप, अपने सबसे कस्बे सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। ये भी कई बार इंटरव्यू में आपको मदद करता है एक केस स्टडी के तौर पे, लोग वहीं क्यों आते हैं, क्या डिमोनेटाइजेशन में उस दुकान ने कुछ ऐसा किया, क्या उस दुकान के सोशल इनिशिएटिव्स हैं। So these ideas can also help us to relate and correlate with society. That is part of general studies paper 1 and also for interview.
Bangladesh government has invited all the chief ministers of our northeast states, including honorable minister for donor. डोनर का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन आई शुड से। तो ये भी एक एग्जांपल है कि कैसे बांग्लादेश जो है हमारे उसके साथ अपने आप को ज्यादा कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। जब हम बात करते हैं कि हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्पिरेशन फॉर द मासेस, तो एक एग्जांपल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो भी भेंट मिलती हैं, जो भी मोमेंटोज मिलते हैं, उनको वो ऑक्शन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको ऑक्शन करके जो भी प्रोसीडिंग्स जाती है वो नमामि गंगे प्रोग्राम में जाती है। आम आदमी सोचिए आप, नमामि गंगे प्रोग्राम से अगर वो ऑक्शंस के थ्रू जुड़ता है तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग द पर्सन विल बी हैविंग। ऐसा ही कुछ आप लोकल लेवल पर आप भी इनोवेटिव आइडियाज सोच सकते हैं। आप भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वुमेन को इन्वॉल्व करके और चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करके सोच सकते हैं। एंड यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो सर्टेन इश्यूज, एंड ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ कि मैं अगर इनकी जगह कलेक्टर हूं या मैं ऑफिसर हूं तो मैं जो हूं कैसे करता। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल that how society and governance is linked with each other. These ideas we can even use in the public administration and also in essay. NCERT has approached UGC for deemed university status. तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या वर्ड यूज करोगे जब आप कहोगे कि NCERT डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी? अरे भाई, आप उसको ऑटोनॉमी बोलोगे कि आप उसको फ्रीडम उसकी बढ़ेगी? डेफिनेटली इट विल गेट मोर ऑटोनॉमी। लेकिन एक और ग्रुप भी है लोगों का जो ये कहता है कि एनसीईआरटी के डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस होने से वो जो है फ्रीडम उसकी चली जाएगी, फ्रीडम उसकी कर्टेल हो जाएगी, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या सुझाव है? डू राइट बैक इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली इसका जो साथ पीडीएफ का लिंक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट document which will help you in revising and understanding. Again, there is an example for sociology and psychology optional more specifically कि अगर आप किसी दरगाह मंदिर में जाते हो, जैसे डरखाइम ने भी इसके बारे में लिखा है, लेकिन वहां पर जो है मेंटली इल पेशेंट्स के लिए जो स्पेशल अगर व्यवस्था की जाए, इफ स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड, देन व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल वुड यू गिव इट? तो ये सब सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें हैं। हमारा गोल ये नहीं है कि ये जानना कि भाई सैलानी बाबा दरगाह विदर्भा के बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है तो ये ऐसी है, नहीं। हमारा एग्जांपल ये कि उसने सोसाइटी के लिए उसने क्या किया, सोसाइटी को क्या सॉल्यूशन मिला। तो दुआ भी मिली और दवा भी मिली। In terms of General Studies Paper 2, CAA is a very important and an upcoming example and issue जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उठाया है। तो हम जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इट ग्रांटेड सिटीजनशिप टू क्लास ऑफ माइग्रेंट्स belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from Afghanistan, Bangladesh and also Pakistan, but not Muslims. तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि अमेंडमेंट जो है सिंपैथेटिक भी है और इंक्लूसिव भी है, जबकि ऑपोजिशन ने क्लेम किया कि वो इनसेंसिटिव और एंटी मुस्लिम और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसीलिए इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिन्होंने चैलेंज किया उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 14 वायलेट करता है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों को वायलेट कर रहा है ये। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ध्यान से समझिए, दो प्रॉन्ग टेस्ट बनाए ताकि ये एग्जामिन किया जा सके आर्टिकल 14 को, वेदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14 की वेदर ये लॉ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो यानी दो ग्रुप्स के बीच में डिस्टिंक्शन के लिए गवर्नमेंट इज सेइंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग दैट वो किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर होना चाहिए। दो व्यक्तियों के समूह को यदि आप डिवाइड करते हैं, आप उनको अलग अलग ग्रुप में डालते हैं, तो वो इंटेलिजेंसिया होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ इंटेलिजेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, वो डिफरेंशिया ऐसा होना चाहिए जो कि रेशनल हो, रेशनैलिटी के साथ होना चाहिए। तो यानी सिंपल सी बात है, आर्टिकल 14 की कंडीशन पूरी करने के लिए पहले जो ग्रुप हैं इनको एक रीजनेबल क्लास के तौर पे देखना पड़ेगा, और वो क्लास देखने के बाद भी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्लास बनने के बाद भी किसी और कैटेगरी के साथ भी वो अलाइक ही ट्रीट हो, किसी और कैटेगरी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। जो लॉ को चैलेंज कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई ये माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करने के लिए है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लॉ का एक ग्रुप को एक्सक्लूड करना, और रिलीजन उसका यार्डस्टिक है। और रिलीजन अगर यार्डस्टिक है तो सेकुलर नहीं है, अगर सेकुलर नहीं है तो देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट का कहना है कि हमने तो सिर्फ डेलीगेट किया है, हमने कोई चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ डेलीगेट किया है, पावर डेलीगेट की है ताकि सिटीजनशिप दी जा सके बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइज, मतलब आपके लिए नेचुरलाइजेशन टू द पीपल जो कि है। सो द क्वेश्चन इज दैट कि इसको फास्ट ट्रैक तरीके से किया जाए, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि इसको जुडिशरी अपना सॉल्यूशन दे।
अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच हैड बीन इन न्यूज कि इंडिया ने अभी अभी राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन किया है. वेरी डिफिकल्ट इट इज दैट इट कैन कम इन द मेंस एग्जाम, बट इफ यू नो इट देन डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग अदर थिंग्स. 4 कैटेगरी ऑफ राइस होते हैं, बासमती राइस और पारबोल्ड नॉन बासमती राइस. वो अलाउड भी हैं. जो कर्व लगा है, जो रोक लगाई गई है, वो रॉ और ब्रोकन नॉन बासमती राइस पे लगाई गई है. रॉ यानी कि व्हाइट राइस. अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है कि भाई जो ड्यूटी लगाई गई राइस के ऊपर अदर देन पारबोल्ड एंड बासमती राइस, वो 9 सितंबर से हुआ. लेकिन इसके अंदर शुरू में जो है और सारा का सारा नॉन बासमती उन्होंने ले लिया, जो फुल था चाहे वो ब्रोकन था. लेकिन उसी रात को फिर एक नोटिफिकेशन आया कि भाई पूरे ही ब्रोकन राइस के ऊपर हमने बैन लगा दिया. तो ब्रोकन राइस पे लगा दिया और विद इन रॉ नॉन बासमती और फुल ग्रेन को आप ड्यूटी, ज्यादा ड्यूटी देकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. क्वेश्चन है ज्यादा ड्यूटी दोगे तो यार फायदा कम होगा, लेकिन हम इतने बड़े प्लेयर हैं, हम इतने बड़े प्लेयर हैं वीट के, हमारा 40% शेयर है पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर और 21 मैट्रिक प्लस शिपमेंट लास्ट ईयर हमारी गई थी. जबकि थाईलैंड हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर है, उसका अराउंड 7 मिलियन टन ही गया था. सो इंडिया जो है ग्लोबल ट्रेड के अंदर मास्टर है, वीट में नहीं है. जबकि वीट में अराउंड 5 मिलियन 5 यू कैन से मैट्रिक टन. तो 5% मतलब 7.3 फिगर इफ आई कोट, और उसके बाद जो है 5% इंडिया का वीट एक्सपोर्ट हुआ है और वो भी बैन हो चुका है. तो क्वेश्चन अराइजेस कि फिर ऐसा क्यों, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल हमारे उसके ऊपर. तो हमारा जो राइस इंपोर्ट है, एज आई जस्ट सेड, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्ट्रांग. तो उस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन कारण क्या है रिस्ट्रिक्शन का? भाई इंडिया की प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, जो मानसून की फसल है उस पर फर्क पड़ा, खरीफ की फसल जो है वो जून से सितंबर तक होगी, उसमें फर्क पड़ा, वो कम एरिया में हुई. सेकेंडली जो है आप कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा से कम यील्ड आया. और दूसरा जो है, हमने अभी पिछले 10 से अधिक वर्षों के समय में सबसे कम हमने पब्लिक स्टॉक भी रखे हैं. तो अगर आपसे कोई वैसे पूछे, बात होने लगे, चर्चा होने लगे, भाई पारबोल्ड राइस होता क्या है, तो राइस जो है आप लेके आते हैं मिल में, और पैडी जो आपने प्रोक्योर की है, पैडी जो है उसमें 20 से 25%, 20 से 22% हस्क हो सकता है, जिसको भूसा कह सकते हैं, उसके ऊपर जो छिलका होता है, और 10 से 11% ब्रैन. आप जाएंगे मार्केट में तो आपको ब्रैन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल हर जगह लिखा मिलेगा. तो ब्रैन जो है वो ब्राउन आउटर लेयर है उसके खाने वाले उसका, और जो ब्रैन को हटाने, हस्क और ब्रैन को हटाने के बाद क्या बचता है, हमारे पास व्हाइट राइस बचता है. जबकि पार बॉइलिंग दूसरा प्रोसेस है. पार बॉइलिंग के अंदर पैडी को जो है पानी में रखा जाता है, उसको स्टीम किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और उसका आउटर हस्क जो है वो रहता है साथ में. इसीलिए राइस जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है, और जबकि वो ब्रेक भी नहीं होता है. तो पारबोल्ड राइस एक्सपोर्ट होता है, और रॉ राइस भी जैसा मैंने कहा कि एक्सपोर्ट होता है. तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो ऐसा कोई मैसिव हिट लेने की बात नहीं है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल इशू. तो आप सोचिए जो सेक्रेटरी होंगे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होंगे, इवन जो फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, वो भी इसी एंगल से सोच कर ही कोई डिसीजन लेंगे. अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, ईडी ने आपकी संपत्ति जब्त कर ली, आपकी कार जब्त कर ली, तो आप क्या करोगे? ये क्या होगा उस कार का? पहले होता था गोदाम खाने में, माल खाने में इकट्ठा कर दिया, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है. अब ईडी कहता है भाई वो कार वहां रखी रखी सड़ जाएगी, कार वहां रखी रखी हमारे ऊपर कॉस्ट पे आ जाएगी, भाई तू कार चला. और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हमें चूज करके बता देगी तेरे से कितना रेंट लेना है. ऐसा ही ईडी घर के बारे में करती है. वो घर को अटैच कर दिया, रेजिडेंस को अटैच कर दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खाली करा के उसको कब्जा कर लिया. वो आपको रहने देगी और उसके बदले आपको उनको रेंट देना पड़ेगा. सो जो ये ड्रिल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि कैश और प्रॉपर्टी और बाकी जो कुछ भी हो रहा है मजे हो रहे हैं. इट इज अ very very well defined process, and also that people are not caught wrongly in general. लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए. अगर मान लो प्रूव हो गया जुडिशरी में कि हाँ है, तो बात और है. जब तक प्रूव नहीं होता तो ईडी के पास रहता है. उसके बाद जो है पीएमएलए एपलेट ट्रिब्यूनल में आप, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में आप जब अपील करते हो, अगर आप छूट गए तो आपको प्रॉपर्टी और आपकी बाकी चीजें भी वापस मिल जाती हैं. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स. दैट इज सो ट्रू विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड पाकिस्तान. चाइना के साथ भी हमारा ऐसा है कि जब तक कंप्लीट डिसंगेजमेंट, यहाँ की वर्ड है, डिसंगेजमेंट नहीं होगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते. डिसंगेजमेंट होना चाहिए, और उसके बाद डी एस्केलेशन होना चाहिए. पहले एंगेजमेंट खत्म हो एक दूसरे के साथ, और उसके बाद आप डी एक्सकेलेट करिए, ताकि जो है मिलिट्री ट्रूप्स अपने अपने स्थानों पर वापस जा सकें. एक जो टेंशन की सिचुएशन है वो नहीं होनी चाहिए. बट देन पाकिस्तान, आप चेक कीजिएगा गूगल में या इवन इन ऑक्सफोर्ड एटलस,
कि दिप्संग प्लेन्स और डिमचॉक वैली, ये दोनों की दोनों जो हैं दोनों दोनों पॉइंट जो है जब तक रिजॉल्व नहीं होते हैं तब तक इंडिया जो है पीछे हटने वाला नहीं है। इंडिया ने ये कह दिया है साफ साफ, नो नॉर्मल टॉक विदाउट दीज डिस्कशंस, नो नॉर्मल बिजनेस। दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी वंडरफुल स्ट्रैटेजी। दूसरा मैं आपसे कहूं, जो अभी हमने राइस की बात की, अगर मैं बात करूं आपसे वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से कि पॉलिसी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इट मींस। पॉलिसी credibility and transparency is very very integral to the functioning of a market economy. It is so certain, so important. That is why इंडिया, जब हम बात करते हैं कि अचानक से राइस को, अचानक से वीट को बैन किया, तो वो हो गया एक्स पोस्ट रिएक्शन हुआ वो। लेकिन हमने जो राइस को भी बैन किया वो हो गया एक्स पोस्ट एक्स एंटी। जो हमने अभी राइस को जो बैन किया, उसके अंदर हमने जो है थोड़ा डेलिब्रेशन किया, और हमने जो है अपने डोमेस्टिक जो हमारा लेवल है उसको हमने चेक किया, और हमने देखा कि हम वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट सप्लाई कर रहे थे, फिर भी हमने थोड़ा ड्यूटी बढ़ा दिया और हमने कर दिया। लेकिन वैसा भी हमने क्यों किया? क्योंकि जो ब्रोकन राइस है, जब हमारे देश में ही एकदम निम्न स्तर पे, निम्न प्राइस पे हो जाएगा किसानों के पास, और वो गायें और भैंस के लिए ही प्रयोग में आएगा, तो वैसा हम किसानों और आड़ती भाई बहनों या किसी के लिए भी अगर हम बात करें, तो उनके लिए अगर हम बात करते, अगर हम एक्सपोर्ट को चालू रखते राइस के, टूटे हुए राइस के भी, तो क्या आपको लगता नहीं उनको 2 पैसे और भी ज्यादा आते? सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट, एसए के अंदर आता है, टूरिज्म में बहुत अच्छा आता है, बट वेरी ब्यूटीफुल लाइंस आर देयर कि टूरिज्म प्लानर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टूरिज्म इज नॉट जस्ट बाई हैक, टूरिज्म इज बाई पैशन एंड चॉइस, so that you can discover new places, so that you can learn new languages, so that you can see new cultures. और इंडिया तो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस, स्पेशली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सो ऑन, जिसकी वजह से हमारा देश प्लूरलिस्टिक कल्चर की परिसीमा है। द आर्टिकल टॉक्स अबाउट कैसे नेहरू जी ने और कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने और कैसे बाकी लोगों ने जो है नए भारत का निर्माण किया, इंक्लूडिंग लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ते चले गए। बाद में भी राजीव गांधी जी के समय में हमारे यहाँ कंप्यूटर आया, और उससे पहले भी जो है आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है नए नए डेवलपमेंट्स होते रहे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टूरिज्म, देन टूरिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिंग और मार्केटिंग में बहुत फर्क है। मार्केटिंग आप रिसर्च बेस करते हो, फिर जो इंपॉर्टेंट चाहिए वो चीज आप करते हो, और सेलिंग में मात्र आप बेचना चाहते हो जो कि नहीं चलेगा। दैट इज वाई बैक वाटर्स ऑफ केरला एक ऐसी थीम हमने ढूंढी, और बैक वाटर्स ऑफ केरला आज की डेट में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जब हम बात करते हैं इंडिया चाइना, तो जापान की बात अक्सर होती है। इंडिया जापान मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जिसमें एक तरफ है ऑनरेबल जयशंकर सर, एक तरफ है ऑनरेबल राजनाथ सर, और एक तरफ है जापानीज गवर्नमेंट्स। तो हमने जो है पहले ही पूरी उसकी चर्चा की कि भाई आखिर भारत स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के तरीके से आगे कैसे जाएगा। इसमें कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग इंडिया जापान का जो ज्वाइंट डेवलपमेंट है वो 2+2 डायलॉग का पार्ट है। 2+2 डायलॉग जो है क्या बोलता है? वो बोलता है कि हमारा जो है प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर के अंदर रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सारे के सारे डिस्प्यूट जो हैं वो रीजनेबल और लॉफुल तरीके से होने चाहिए। इसके लेकिन इसके उल्टे में कौन है? इसके उल्टे में है आपका चाइना। तो की आउटकम जो है, दैट इज द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया की नेवल स्टाफ, इंडिया की आर्मी, इंडिया का एयर फोर्स, इंडिया का कोस्ट गार्ड, एवरीबडी इज इन टच, इन कोऑपरेटिंग एंड ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम जापानीज फोर्सेस। तो इसीलिए हमने क्या नाम रखा? धर्म गार्जियन। एक हमने रखा जिमेक्स, एक हमने रखा मालाबार। तो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइजेस के नाम है, जैसे मिलन 2022। तो ये सब के सबसे हमें पता चलता है कि कैसे हम भारत और स्ट्रांग हो रहा है, भारत और चीज़ों को चीज़ें से तरीके से करने की कोशिश है। और अंडमान निकोबार की जगह इस बार हमने ईस्टर्न कमांड के अंदर इसको रखा। इसका श्रेय हमें रिसेंट गवर्नमेंट को भी जाता है, बिकॉज आफ्टर द कमिंग ऑफ ऑनरेबल मोदी जी, उनके आने के बाद से चीज़ें बहुत तेजी से हुई। और वहाँ पर शिंजो एबे, यू नो दैट ही वाज किल्ड इन एन बाय असैसिनेशन, ही वाज असैसिनेटेड। सो
जो वहाँ की मिनिस्ट्रीज और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, बस ये 4 कीवर्ड अगर आपको याद है तो बाकी स्टोरी आप अपने आप 2 लाइनों में 4 लाइनों में बता सकते हैं। इसके साथ साथ न्यू एनर्जी डेवलपमेंट भी हमारा बहुत कोर एरिया है। ये सब आप साथ लाइए और देखिए इंडिया जापान एक नए लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। अब मैं कुछ अगर हिस्टोरिकल फैक्ट से बात करूं तो आप में से कौन मुझे बताएगा, प्लीज डू टेल मी, कि विवेकानंद मेमोरियल है कहाँ? विवेकानंद मेमोरियल जी हाँ कन्याकुमारी में है। स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल है वहाँ पर, जो कि हमारे हेरिटेज, हमारी रूट्स, हमारे कल्चर को डिफाइन करता है। लेट मी शेयर विद यू, बिफोर गोइंग टू शिकागो इन 1893, देन स्वामी विवेकानंद जी वहाँ 3 दिन और 3 रातों के लिए रहे और उसके बाद उन्होंने जो है मेडिटेट किया और तीनों सागरों का जो एक तरीके से संगम हो रहा है, तब उन्होंने वहां पर साधना की। दैट इज वाई ही बिलीव्ड कि एक ही मैसेज होना चाहिए हिंदू धर्म का, एकता, एकता, इंसानियत और भारत जोड़ो का नारा कांग्रेस आज बोल रही है, लेकिन उस समय भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि हमें सबको भूल जाना चाहिए, सिर्फ एक ही भगवान होना चाहिए, दैट इज मदर गॉड। अगले 50 सालों में हमें आजादी मिल जाएगी और वो मिली भी। लेकिन जो मेमोरियल है कन्याकुमारी में, दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय अ वेरी फेमस वेल रिस्पेक्टेड आरएसएस प्रचारक एकनाथ रानाडे। उन्होंने जो है भारत जोड़ो कैंपेन 1963 में शुरू किया था और स्वामी जी की बर्थ सेंटिनरी के ऊपर जो है एक एक रुपया, स्वामी विवेकानंद की बर्थ सेंटिनरी पे एक एक रुपया जमा करके उन्होंने जो है एक नियरली 1 करोड़ लोगों से उन्होंने पैसे जमा किए और उन्होंने मोर देन 300 एमपी से भी सिग्नेचर कराए। दैट इज हाउ प्रेसिडेंट वीवी गिरी साहब ने कन्याकुमारी का ये जो स्तंभ है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया। एंड लेट मी टेल यू, इंदिरा गांधी ऑल्सो सपोर्टेड इन द कॉज। तो पॉइंट ये है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स का भारत जोड़ो नहीं, भारत के प्लूरलिज्म का, भारत के सेकुलरिज्म का, भारत के एक ब्रॉड विशाल कल्चर को जोड़ने के लिए इस प्रकार की सोच का जागृत होना बहुत आवश्यक है। Again, there is another article on friends and neighbors. We've already done it, we have already covered it comprehensively, तो बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। सो तैयार हो जाइए इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे ऐसे फंडामेंटल्स, ऐसे ऐसे कुछ आइडियाज पे डेलिब्रेट करने के लिए, जिसके बाद आप कहेंगे अरे ये तो पूरा गागर का सागर आ गया, कोई ऐसा मुद्दा है कि क्या जो रह गया है। अगर मैं आपसे पहले बात कहूं कि 2013 में जो क्राइसिस हुई थी, 2022 में जो क्राइसिस हो रही है, दोनों में क्या कोई पैरेलल है और इंडिया का क्या होगा? क्वांटिटेटिव ईजिंग एक वर्ड होता है, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना। क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटी को आसान कर दिया। सो कैपिटल फ्लाइट हो रही है इमर्जिंग मार्केट से, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, इंडिया से भी और बाकी से भी, और इंडिया में करेंसी क्राइसिस की भी बात जहां तक कहे थोड़ी बहुत तो है ही। तो पॉइंट ये है, जब हम पैरेलली ऐसा बात करते हैं तो आप ये देखेंगे, हम ये पाएंगे कि इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री इज, यू कैन से, उसके फंडामेंटल होते हैं, लेकिन आज की डेट में जैसे रुपए को आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से स्टेबल है, लेकिन उस पर प्रेशर है बहुत ज़्यादा और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई क्या मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन से ही हो जाएगा? हम जो इन्फ्लेशन को कर्ब करने की और उसको दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो आखिर होगा कैसे? आरबीआई जो है हाई इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए आखिर कर क्या रहा है? टेंशन कम कैसे होगी? तो हम ये कहेंगे कि अगेन हम यही कह रहे हैं कि एडवांस इकोनॉमीज का सोचना अलग है, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी का सोचना अलग है। हम पेंडेमिक के बाद से कुछ ऊंचा उठ के आए हैं, लेकिन अगर आप पेंडेमिक को हटा दोगे तो फिर आप देखोगे हम जो ऊंचे उठे हैं उससे ज्यादा हमें ऊंचा उठना चाहिए था। इसका मतलब रिकवरी हो रही है, प्री पेंडेमिक लेवल हम पहुंच चुके हैं, जबकि इन्फ्लेशन जो है आरबीआई के टारगेट बैंड से ऊपर है। तो टेंशन तो होगी ही होगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, तो एक्सचेंज रेट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, और हम हमारे ट्रेड बैलेंसेस इम्बैलेंसेस भी हैं, अकाउंट डिफिसिट्स भी हैं। तो लेकिन क्या हम इस दिशा में, कैपिटल अकाउंट की दिशा में, या वैसे हम सोच क्या सकते हैं? तो आरबीआई
की अगर हम बात करें, आप अपने आप को आरबीआई से जोड़िए, तो आप ये पाएंगे कि ये एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में फंस गया है। यानी कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी सेंट्रल बैंक ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकता कि उसके पास एक ओपन करंट अकाउंट हो, ओपन कैपिटल अकाउंट हो, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो। ओपन तो हो गया कैपिटल अकाउंट, यानी मार्केट का आदान प्रदान, आपकी करेंसी कन्वर्टेबल है, लेकिन साथ में आपने क्या बोला, फिक्स्ड एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल डिसाइड करेगी मैनेजमेंट एक्सचेंज में, कि एक्सचेंज मैनेजमेंट में, कि आपकी इकोनॉमी किधर जाएगी। यानी कि क्या वो अलाउ करे एक्सचेंज रेट को जो भी हो रहा है, ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर ले और अपनी रुपये को डेप्रिशिएट होने दे, ताकि कुछ बैलेंस आ जाए ट्रेड में, करंट अकाउंट में। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसीलिए ये कहना बहुत गलत है कि एकदम से वैसा हो जाना चाहिए। हाँ, आरबीआई की कोशिश है कि वो पैसे के लगातार एब्रप्ट फॉल को रोके, लेकिन पैसा डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट हुआ है और करेंसी के मुकाबले अप्रिशिएट भी हुआ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो कि इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। दूसरा, अगर मैं कहूं कि इन्फ्लेशन का बढ़ना और इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, उन दोनों में क्या समानता चल रही है साथ साथ में। गवर्नमेंट कह रही है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। तो यानी दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो भाई इकोनॉमी राइज कर रही है, पेंडेमिक चला गया है, इकोनॉमी राइज कर रही है, लेकिन एक्सपोर्ट वो लेवल का ब्योंसी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड बैलेंस भी वीक है। और यूरोप की हमने बात की, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे यूक्रेन वॉर भी एक फैक्टर है। इंपोर्ट क्योंकि हमारा ज्यादा है एक्सपोर्ट से, और इकोनॉमी जो है वो सर्विसेज सेक्टर को और प्रमोट कर रही है, उस वजह से वो ड्राइव कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। लेकिन एक कॉन्ट्रास्टिंग नैरेटिव भी तो था पहले, आप भूल रहे हैं कि इकोनॉमी से पहले, पेंडेमिक से पहले हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो रहा था। अगर आप आज से 4 से 5 साल पहले 2019-20 के पीछे ले जाए, तो आप देखेंगे हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रहा था, हमारा इकोनॉमी डाउन था। हमारा इकोनॉमी जो है बेयरली आगे बढ़ पा रहा था धक्का मार के। तो 8% से 4% पे आ गया है, इसलिए आउटपुट आज भी कम है उसके मुकाबले। तो यानी क्या प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इससे हमारे एक्सपोर्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कुछ चीजें अगर हम सुधारें, हम उन पर फोकस करें, तो शायद हमारा आगे बढ़ना और तय हो सकता है। यहां पर एक नया मुद्दा आता है, क्रिप्टो करेंसी। मैं आपसे कहता हूं कि आप आरबीआई के गवर्नर हो, आप सरकार भी हो, एक आप में से सरकार है, एक आप में आरबीआई गवर्नर है। तो आरबीआई गवर्नर क्रिप्टो करेंसी का क्या प्रॉब्लम, आरबीआई गवर्नर की भी वही होगी जो सरकार की होगी, सरकार की भी वही होगी जो आरबीआई गवर्नर की होगी, दोनों की सेम होगी? नहीं, दोनों की सेम नहीं है। आरबीआई का अपना इशू है, कि आरबीआई का इशू है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी और सोवरेनिटी का इशू है। क्रिप्टो करेंसी मॉनेटरी स्टेबिलिटी को हिला देगा। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, पैसे का कुछ हिसाब किताब ही नहीं रहेगा, कितना मर्जी आ गया, क्या हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। लेकिन सरकार का है इलीगैलिटी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग भी होगी, टेरर फंडिंग भी होगी, फाइनेंसिंग भी होगी, डिफ्रॉडिंग भी होगी, जैसा अभी साइबर क्राइम हो रहा है। अभी बहुत फिशिंग चल रही है जबरदस्त दबा के। आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है, कहते हैं पैसे भेज दो, और आप भेज देते, भाई मुझे तो भेज देना, क्योंकि मैं तो आपका नंबर देख के बता के दूंगा कहीं। लेकिन इन जनरल अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एवरीडे, वी आर टेकिंग अप। तो रेगुलेशन होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी का, कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो अंडरग्राउंड अगर वो थ्राइव करेगी, तो हमारी पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है सीबीडीसी। एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, सीबीडीसी। सीबीडीसी जो है वो एक अननोन की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि सीबीडीसी जो है, सीबीडीसी का जब रोल आएगा, तो सीबीडीसी आपका, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जब रोल आता है, तो वो एक तरीके से बैंक बन गया। तो बैंक बन गया, तो आप पंजाब नेशनल बैंक में, आप एसबीआई में, आप ओरिएंटल में, आप एक्सिस में क्यों रखोगे भाई, आप सीबीडीसी में रखोगे। लेकिन इसके लिए भी सरकार को कुछ करना पड़ेगा, कि सीबीडीसी में वो सीलिंग फिक्स कर देगा कि आप इतना ही पैसा रख सकते हैं, वरना सभी लोग इंटरमीडिएट बैंक से उठा के वहां डाल देंगे। हाँ, ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए, मुझे रिटर्न्स चाहिए, तो यही वाली बात है। तो हमारी सेविंग जो कमर्शियल बैंक में रहेगी वो रहेगी, अदरवाइज तो सरकार कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाएगी जिससे वो हो चुके। तो सीबीडीसी के बनने का मतलब क्या है, सीबीडीसी के बनने का मतलब है कि हमारे जो बायलेटरल एक्सचेंजेस हैं, जैसे हम डॉलर में एक्सचेंज करके करते हैं, बाकी वो आसान हो जाएगा। फ्रांस, श्रीलंका या बाकी कंट्रीज का अगर मैं एग्जांपल दूं, एज वी आर टॉकिंग हियर बाय सुब्बाराव सर, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सीबीडीसी का रोल वो है। सीबीडीसी जो है क्रिप्टो करेंसी को
निगेट करने के लिए नहीं है। सीबीडीसी अपने आप में जो है लेके आने का मतलब है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उनको साइड से हटाया जाए। सरकार जो है वो अपनी करेंसी लेके आके उसको एक तरीके से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है, ये बात रहेगी। लेकिन जो फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मॉनेटरी फ्रेमवर्क है हमारा, वो कैसे चलेगा? तो इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ रही है, जो आई है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का फ्रेमवर्क जो है वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता था। कि सेंट्रल बैंक सोचते थे कि हम बस इतना फाइनेंस, हमारा इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सेंट्रल बैंक ने अब एक्सेप्ट किया है कि सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी या फिर इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर ही सिर्फ आप फोकस करोगे ऐसा जरूरी नहीं है, इससे सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा पाया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। तो शिफ्ट हुआ है फिक्स, अब शिफ्ट किस तरफ हुआ है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। पहले वो एकदम रिजिड था, यानी कि अब हम सिर्फ इन्फ्लेशन पे एकदम वो नहीं बात करते हैं। वी टॉक अबाउट दैट इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर और भी फैक्टर हो सकते हैं। टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क मॉनेटरी पॉलिसी से जो फ्रेमवर्क से निकलता है वो ये है कि हम अपने इन्फ्लेशन को थोड़ा ट्वीक भी कर देते हैं, और आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का वर्क भी करता है, लेकिन ना वो बहुत एक्सट्रीम में इधर जाता ना बहुत एक्सट्रीम में उधर जाता। अब हम अगर अगली चीज की बात करें कि अगर रुपये डिफ्रिशिएट हो रहा है तो भैया इंपोर्ट जो आएगा उसके इन्फ्लेशन का खतरा है, क्योंकि हमारे ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई हैं, हमारा तो इंपोर्ट क्रूड ऑयल का ही बहुत हाई है, तो हम क्या करें? तो इसीलिए पब्लिक पॉलिसी पिक्चर में आती है। व्हाट काइंड, अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले जो राइस और वीट की बात की थी, हमने कहा था फूड एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे आरबीआई और गवर्नमेंट जो है दोनों मिलकर कॉल लेते हैं कि कितने, वेदर दे शुड अलाउ टू रूपी टू डेप्रिशिएट व्हेन इट इज इन्फ्लेशनरी, लेकिन उससे जो है वो एक्सपेंशनरी भी हो जाता है, फैल भी जाता है, और उससे हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा भी होता है। लेकिन कितना डेप्रिशिएशन वो रोकें या क्या करें? तो यानी कि एक तरीके की डिग्री वाली बात है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि रुपये को एक लिमिट तक डेप्रिशिएट होने देना चाहिए, वो फंडामेंटल्स तक अपना प्ले करे, एक फ्री प्ले हो, लेकिन उसको एक्सटर्नलिटी से एक लिमिट तक उसको इम्पैक्ट होने दीजिए, और बाद में आरबीआई डिफेंड करे रुपये को किसी भी प्रकार की वॉलेटिलिटी से। मतलब उसके फॉल को नहीं हमें बचाना है, या उसको नहीं अप्रिशिएट, हमें युआन नहीं बनाना है, लेकिन आरबीआई शुड बी देयर टू वर्क फॉर इट, बट नॉट इट इज लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन कि हैंडमेड एक नोट पकड़ा दिया और उतना ही होगा, ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी खुद ही करनी है, आपको एक प्रोसेस से खुद ही एक अपने आप को जागरूक ऑफिसर और सबको ह्यूमन तरीके से बनना है, लेकिन उसके पीछे भी एक साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए। अगला एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ डबल डिजिट में आएगी तभी क्या हम डेवलप कंट्री बनेंगे? तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, 25 साल में अगर हमें डेवलप बनना है, तो 2 डिग्री भले ही हमारा डबल डिजिट ग्रोथ आए ना आए, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। जब जब इंडिया में हाई इन्वेस्टमेंट आएगा तब तब इंडिया की ग्रोथ होगी, उसके बिना इंडिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। ये होना बहुत मुश्किल है, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हाई ग्रोथ के लिए क्या सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और भी कंसोलिडेट कर देना चाहिए? जितने बैंक्स हमारे पास बचे हैं क्या उनको और भी कंसोलिडेट कर दे? तो गोल शुड नॉट बी कंसोलिडेशन, द गोल शुड बी दैट बैंक शुड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, बैंक शुड डिक्रीज देयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक शुड फॉलो ऑल द नॉर्म्स, बैंक शुड बी एबल टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये अगर बिना कंसोलिडेशन के हो रहा है तो नथिंग लाइक इट। एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं, क्या स्विफ्ट सिस्टम, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जिससे रशिया को बाहर किया गया है, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव, हम एक अल्टरनेटिव हम उसका क्या बना सकते हैं? हम उसका कोई अल्टरनेट अगर जनरेट कर दे कि हम स्विफ्ट से चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। जो स्विफ्ट नेटवर्क है उसके साथ प्राइवेसी कंसर्न भी है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बाकी अल्टरनेटिव जो होंगे उनके कंसर्न सारे एड्रेस होने चाहिए, और बायलेटरल पर्पसेस के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। और क्या हम उसके लिए अपना स्विफ्ट सिस्टम बना सकते हैं? इंडिया जब ग्लोबल प्लेयर बनेगा, ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट बनेगा, तो उसका अपना एक स्विफ्ट सिस्टम होगा। लेकिन आज की डेट में इंडिया का अपना एक स्विफ्ट सिस्टम होना और उसको सब लोगों का अपनाया जाना, ये बहुत मुश्किल है। अब यहीं पर एक और इकोनॉमी में भी क्वेश्चन उठते हैं जिस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा आपका क्या मानना है इस बारे में कि वेलफेयर
इंडिया में क्या फ्रीबी होने चाहिए? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर कि गवर्नमेंट को अपनी सोशल ड्यूटी निभानी चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी सोशल ड्यूटी निभानी चाहिए, तो सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए। इसीलिए हमारे जैसी देश में जहां पर 100 मिलियन पीपल कम से कम पॉवर्टी के ट्रैप में है, तो वहां पे सेफ्टी नेट बहुत जरूरी है, तो वो फ्री भी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि फिजिकल कंस्ट्रेंट होना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एक एक पैसा वाइजली स्पेंड होना चाहिए। तो आप करप्शन रोकिए ना, आप बाकी लीकेज रोकिए ना, आप गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ाइए ना, रादर देन आप रेवड़ी और चवन्नी और इन सब चक्करों में पड़े। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में इन द रिसेंट लास्ट 20 ईयर्स लिबरलाइजेशन के बाद जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो हो रही है, थोड़ी बहुत जो भी हुई है, तो क्या मोनोपोलीज और डुओपोलीज जो इमर्ज हुए हैं, क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? तो इसको हम कहेंगे ये गलत है। क्योंकि मोनोपोलीज और डुओपोलीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म में कई बार अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन मार्केट के कंपटीशन को वो हार्म करते हैं, वो पब्लिक गुड का पार्ट नहीं बनते। पब्लिक गुड का मतलब, एनएचएआई ने नेशनल हाईवेज बनाए पूरे भारत में, तो वो पब्लिक गुड हुआ। लेकिन वही जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तब वो भी पब्लिक गुड हो जाएगा। लेकिन वो जो पब्लिक गुड प्राइवेट सेक्टर करेगा तो उसकी मोनोपोली भी हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट जो है, अगर आप ये कहते हो मोनोपोली के अगेंस्ट में कि उनसे हायर कॉस्ट आती हैं और सर्टेन बिजनेस ग्रुप उसको कंट्रोल कर लेते हैं पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस से, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका फिर कोई सही उत्तर होना चाहिए इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्योंकि टेक्स्ट बुक इकोनॉमीज में हम लिखते हैं कि मोनोपोलिस तो अनअवॉइडेबल है, बिकॉज वो इतना बड़ा बड़ा काम लेती हैं। अब अडानी के 25 एयरपोर्ट हो गए, अंबानी के पूरे भारत में रिटेल शोरूम्स हो गए, तो राशन की दुकान भी बंद हो गई। ऐसे तो एविएशन सेक्टर में भी देखिए दो चार प्लेयर्स ही हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा आंसर्स में हम क्या लिखें, हमारे पास ये बात सोचने की है। तो यानी कि हमें बात करनी पड़ेगी कि हमें ब्रॉड सोचना पड़ेगा, हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि ऐसे जो मोनोपोलीज या डुओपोलीज हैं वो यूजर्स पे क्या कॉस्ट डालेंगे। ये भी देखना पड़ेगा इसीलिए कि उनको रेगुलेट कैसे किया जाए। जैसे गूगल और एप्पल के रेगुलेशन की बात होती है मार्केट रेगुलेटर की, इसीलिए हमें उस पर डिबेट करके पार्लियामेंट की सहमति से कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। कमिंग टू इंटरनेशनल न्यूज़, अगर हम एक इशू देखें तो हम देख रहे हैं कि भाई स्वीडन के अंदर जो है एंटी इमिग्रेंट ब्लॉक वर्सेस सेंटर लेफ्ट। जैसे कि यूरोप में एंटी माइग्रेशन पार्टीज होती थी, एग्जांपल आप कहीं कोट कर सकते हैं, हर जगह ऐसा है। दूसरा, टर्की और ग्रीक अगर उनका लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर एक वर्ड है एजीएनसी। एटलस में जाइए और उसकी लोकेशन चेक कीजिए और उनके इशू को भी पढ़िए, आप गूगल करके आखिर इशू क्या है, तो उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। कभी कोई बात आ गई तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। China is definitely increasing its presence and also visits to Nepal, क्योंकि वो देख रहा है कि वहाँ पर इंडिया और यूएस का ज़्यादा दबदबा हो रहा है। जैसे रिसेंटली नेपाल ने मिलीनियम चैलेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, मिलीनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट किया। तो चाइना ऑल्सो वांट्स इट्स प्रेजेंस एंड चाइना ऑल्सो वांट कि नेपाल मस्ट बी सेंसिटिव टू इट्स नीड्स। एक और मैं आपको केस स्टडी देता हूँ जो सोशियोलॉजी के अंदर काम आ सकती है कि भाई हमारे यहाँ तो खैर कोई नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, छूटती भी नहीं है, क्योंकि दाल रोटी का सवाल है और अभी तो यहाँ रेवड़ी की चर्चाएं भी होने लगी है। द ग्रेट रिटायरमेंट एज इज गोइंग ऑन इन कनाडा, जहां पर लोग 65 में नहीं 55 में ही रिजाइन करके छोड़ रहे हैं। और उन्होंने पिछले 12 महीनों में अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये जो डेटा बेस मैं आपके सामने 2013 से 23 का दे रहा हूँ, तो उसमें 15 से 54 वर्ष की उम्र के लोग जो हैं, आप देखिए 55 से 64 का जो बार ग्राफ है वो बढ़ता चला गया है। इस एज में यहाँ पर हमारे यहाँ आदमी नौकरी करने की बात करता है, बच्चों की शादी होती है और उसके बाद उनके सेटलमेंट की बात करता है, पर इसमें जो है लोग नौकरी भी छोड़ चुके। तो क्यों ना होगा माइग्रेशन, क्यों ना जाएंगे हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स यहाँ से, क्यों ना जाएंगे यहाँ से नर्स, टीचर, ड्राइवर और कंडक्टर और उसके बाद शॉपकीपर्स। ये एक सोचने की बात है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स टू थिंग्स। इसका आप यूज कहीं ना कहीं कर सकते हैं और आप फिर दोनों कंट्रीज का ऐसे एक रोजी पिक्चर नहीं बना सकते। SFIO वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में पहले भी आ चुका है और ये जो है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है उनको पकड़े जाने की बात है। अभी अभी हमने स्ट्रक्चरल
उसके न्यू स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स होने चाहिए उस पर हमने बात की। इंडिया की जो है अगर आप बात करें पॉजिटिव बात किया तो स्ट्रांग पॉलिसी मेकिंग है। उसके बाद हमारे यहाँ स्टेबल करेंसी भी है, साइज ऑफ मार्केट भी बहुत बड़ा है, लार्ज कैपिटल भी है, तो इसीलिए हमारे यहाँ न्यू न्यू जो चेंजेस आने चाहिए वो भी आ सकते हैं। एक और कीवर्ड मैं आपको बताऊं, जो आपसे कोई पूछता है कि भाई आखिर आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या अपने स्टेट, अपने राज्य में, अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करोगे, तो आप को वर्किंग स्पेसेस भी प्रमोट कर सकते हैं। को वर्किंग स्पेसेस भी एक नया कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कॉम्स यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, हमारे मिनिस्टर साहब, यूनियन पावर मिनिस्टर ऑनरेबल आर के सिंह साहब का कहना है कि वो 2026 तक सारे के सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज खत्म हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर और भी कई एग्जांपल्स हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, सब एक्सचेंजेस हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं कोई फैक्ट हो सकता है। Janet Yellen is secretary, US Treasury Secretary. She is in news because वो कह रही हैं कि एक और हाइक आएगी क्योंकि EU ने जो है रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया है, इससे चीजें और ज्यादा कॉस्ट की तरफ बढ़ेंगी। So this is all what I can say, apart from the fact that there is sky is the limit for people who want to get their success. I end by saying Iga Swiatek should be a role model for you because she won her third Grand Slam and US Open title for the first time, and she claims that मैं भी डाउट करती हूँ लेकिन जब मैं एक बार कोर्ट पे आ जाती हूँ फिर मैं गेम खेलती हूँ। तो आपको भी वैसे ही होना चाहिए। आप सिर्फ पढ़ो, जब तक पढ़ रहे हो खूब क्वेश्चन करो अपने आप से, खूब सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप चीज़ों को करो। देर आर ट्रेनिंग प्रोसेसेस फॉर दैट। और जब वो हो जाए, जब बात आती है प्रिपरेशन की, जब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो आप भी अपना बेस्ट कीजिए। With these words, I wish all of you all the best and keep on sharing, watching, and also subscribing to our channel and bring the best to yourself. Thank you very much.